Hello and Namaskar students. We are to the second leg of fast revision of Negotiable Instrument Act. Students, if you can recall earlier we have done revision till chapter number 5 till section number 77. So that means almost the half part. So let's start with the second leg. भाई बहुत फास्ट तो करना ही पड़ेगा, इतने सारे सेक्शंस लिखने हैं. So this is chapter number 6. तो चैप्टर नंबर जो 6 है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है. ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आपने करनी है जी पेमेंट. तो कब करनी है, कैसे करनी है, और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. वेरी स्मॉल चैप्टर, 78 से 81 तक. तो बच्चों सेक्शन नंबर 78, 79, 80 एंड 81 छोटे छोटे सेक्शन है बट दे आर क्वाइट गुड इनफ. तो 78 कहता है पेमेंट आपने किसको करनी है. पेमेंट टू हुम. तो नेचुरल है पेमेंट आप करोगे होल्डर को, और नेचुरल है कौन करेगा, पार्टी प्राइमरली जो है, जिसकी प्राइमरी क्या है, लायबिलिटी है, वो करेगा. नॉर्मल सा लॉ है. 79 बात करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जहां रेट क्या है, स्पेसिफाइड है. तो ठीक है, आप ब्याज दे दो जो जितना बताया गया है. किसके ऊपर दोगे, नेचुरल है, ऑन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर दोगे. और जब ब्याज दोगे तो टाइम क्या होगा, वो भी नेचुरल है, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट आपने क्या किया, ड्रॉ किया, टिल व्हाट डेट ऑफ पेमेंट. सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग. 80 कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है. तो हम कितना लेंगे, 18% पर एनम. बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, 79 वाली ही. 81 कहता है पैसे कब देगा पार्टी प्राइमरली लायबल. पेमेंट जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे क्या करोगे, शो करोगे. साथ में 81 कहता है एंड ऑन पेमेंट, जैसे ही पेमेंट हो गई आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कर देना है, पार्टी प्राइमरली लायबल को डिलीवर कर देना है. मतलब शो करोगे तो ही पैसे अगला देगा, और पैसे मिलने के बाद आप उसको डिलीवर कर दीजिए. और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट गुम वगैरह गया, तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा. वो तो आपकी अब गलती है. सो ये यहां पे चैप्टर समाप्त होता है. वी मूव टू चैप्टर नंबर 7. तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 में आता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी. आप अपने लायबिलिटी से कब बच सकते हैं. एंड दिस इज सेक्शन नंबर 82 से 90 तक. 82 से 90 तक. तो ये मैंने सेक्शंस लिख दिए हैं 82 से 90. लेट्स चेक आउट. तो 82 क्या कहता है, सबसे पहले 82 कहता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी की बात करता है. आप डिस्चार्ज 3 चीजों से हो सकते हो. कैंसलेशन, आपका नाम इंस्ट्रूमेंट में से काट दिया गया है. रिलीज, आपको लायबिलिटी से छोड़ दिया गया है. या सिंपल सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने इंस्ट्रूमेंट की क्या कर दी, पेमेंट कर दी. तो ये 3 तरीके हैं जी. 83 कहता है आप लायबिलिटी से डिस्चार्ज क्यों होंगे, क्योंकि ड्रॉई को क्या दे दिए गए हैं, मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस. वो तो दे नहीं सकते आप. तो 63 ने कहा था 48 आवर्स ही मिलते हैं. तो अगर 48 घंटे दे दिए गए हैं तो नेचुरल है यहां पे जो प्रायर पार्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज, क्योंकि आप इससे ज्यादा टाइम दे ही नहीं सकते हो. 84 क्या हुआ, अनरीजनेबल डिले है. किस चीज में, इन
प्रेजेंटिंग चेक किसकी तरफ से डिले है? बाय पे, और उससे क्या हुआ? रिजल्टिंग इन लॉस टू ड्रॉर। और वो लॉस उसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पेइंग बैंक क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए ड्रॉर की गलती नहीं है, आपको रीजनेबल टाइम में चेक प्रेजेंट करना चाहिए था। 85 डील करता है, प्रोटेक्शन है टू पेइंग बैंक, मीन्स वो लायबल नहीं होगा। यहां दो सिचुएशन है, मान लो ऑर्डर चेक है एंड बेरर है। तो ऑर्डर चेक में क्या हो गई है? एक एंडोर्समेंट हो गई है, और वो क्या हो गई है? फोर्स्ड है। तो देखिए पेइंग बैंक क्यों नहीं लायबल? क्योंकि इंडोर्सर के स्पेसिमेन सिग्नेचर पेइंग बैंक के पास नहीं होते। और बेरर चेक में क्या हुआ? लेट्स से आपने कर दिया जी रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, विच मीन्स एक्सक्लूड्स फर्दर राइट ऑफ नेगोशिएशन। अरे भाई, बेरर जब तक लिखा है चेक रिमेन्स बेरर, इसमें पेइंग बैंकर की ड्रॉई जिसे हम कहते हैं कोई गलती नहीं है। सेक्शन नंबर 86 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब है ड्रॉई एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन क्या डाल रहा है? कंडीशंस डाल रहा है। तो पहली बात, ये विद कंसेंट ऑफ होल्डर होगी। अगर कंसेंट के साथ नहीं है तो नेचुरल अब बाकी पार्टीज क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। और इसमें ये भी चीज है, अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ड्रॉर को पसंद नहीं है तो वो उसे ट्रीट कर सकता है बिल डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? अगले ने या तो अपनी लायबिलिटी के साथ लगा दी कुछ कंडीशन कि पैसे दूंगा जब होंगे, पेबल व्हेन इन फंड्स, या उसने अपनी लायबिलिटी क्या कर दी? रिस्ट्रिक्ट। जैसे 1000 रुपए का बिल था और कहा भाई साहब मैं तो 800 रुपए के लिए ही एक्सेप्ट करूंगा। 87 में हमने पढ़ा मटेरियल ऑल्ट्रेशन। तो जब मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट क्या होंगे? दैट ऑल्ट्रेशन इज वॉइड, एज गुड एज नथिंग, क्योंकि किसी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे फर्क पड़ रहा है। तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन के हमने एग्जाम्पल्स बच्चों के किए थे और एक कोड की बनाई थी, डर कमिश्नर ऑफ पुलिस से डेट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किया गया, कलेक्टिंग बैंक का नाम चेंज किया गया, पेई का नाम चेंज किया गया, स्टैंप ड्यूटी बदली गई। और यहां हमने परमिटेड ऑल्ट्रेशन पे भी एक कोड की बनाई थी, ICICIC, इंसर्शन ऑफ वर्ड और ऑर्डर, इन कोड को कंप्लीट किया, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक को फुल किया, क्रॉसिंग आफ्टरवर्ड्स हुई, विद कंसेंट हुई या क्रॉसिंग चेंज करी, जैसे जर्नल से स्पेशल वगैरह। 88 में है कोई पहले से ही ऑल्ट्रेशन है, प्रीवियस ऑल्ट्रेशन मतलब ऑल्ट्रेशन हो गई पहले से, तो उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस। इसलिए हमने कहा एक्सेप्टर एंड इंडोर्सर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या होंगे? लायबल होंगे, क्योंकि अगर इनसे पहले ही ऑल्ट्रेशन हुई पड़ी है तो इन्होंने तो बाद में एक्सेप्ट किया है, या इंडोर्सर ने क्या करी है? इंडोर्समेंट करी है, तो वो अपनी सब्सिक्वेंट पार्टी की तरफ क्या रहेगा? लायबल रहेगा। 89 में क्या है? ऑल्ट्रेशन नॉट अपेरेंट, मतलब ऑल्ट्रेशन नजर नहीं आ रही। तो हमने कहा था पेइंग बैंक विल बी डिस्चार्ज्ड, जैसे 500 रुपए के आगे ओनली लगाना चाहिए, फिगर्स में उसके आगे स्लैश वगैरह लगाना चाहिए, आपने नहीं किया तो पेइंग बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा। 90 में क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट मीन्स खत्म हो जाना, सीज हो जाना, ऑफ राइट ऑफ एक्शन, एक्शन लेने के सारे हक खत्म हो जाना। कब? व्हेन एक्सेप्टर बिकम्स होल्डर। तो नेचुरल है आपका बीपी बीआर है किसी के लिए, अब वो बीआर के रूप में आपके पास आ गया, तो ऑब्वियसली कैंसिलेशन की क्या डल जाएगी? एक एंट्री डल जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर
नंबर आपका सेवंथ बेटा फिनिश होता है एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर जो 8 आता है वो आता है डिसऑनर के ऊपर, या यूं कह लीजिए मेनली नोटिस ऑफ डिसऑनर। और यहाँ सेक्शन 91 से लेके ये जाता है 98 तक। तो सेक्शन 91 तो 91 काफ़ी अच्छा सेक्शन रहेगा, स्टार ले सकते हैं आप उसको। तो सेक्शन 91 डील करता है अगर डिसऑनर हुआ है बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो यहां डिसऑनर हुआ है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो ये तो सिचुएशन सिर्फ किस केस में लगेगी, नेचुरल है, बिल ऑफ एक्सचेंज में। और 92 डील करता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तो नेचुरल है, पेमेंट किसने नहीं करी, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ये सिचुएशन कब आती है, हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए थे और जिसको याद रखने का तरीका मैंने सेक्शन के हिसाब से दिया था। 17, 26, 34, 63, 76 एंड 86 6 पॉइंट बताए थे आपको। एंड द बेस्ट तरीका वो सेक्शन वाइज। तो हमने कहा था डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो हमने 17 जिसमें हमने पढ़ा था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें उससे रिलेटेड हमने पॉइंट पढ़े थे कि आपका ड्रॉई क्या है, फिक्टिशियस है, या ड्रॉई क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है। और 26 में ये इनकेपेबल वाला आ ही गया था। और 34 में हमने पॉइंट पढ़ा था कि आपका ये ज्वाइंट ड्रॉई है और सबने साइन नहीं किए, तो साइन वाज द इशू। 63 में क्या था, आपने ड्रॉई के को 48 आवर्स मिलते हैं और वो 48 आवर्स क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। एंड 76 में ड्रॉई रीजनेबल सर्च के बाद भी कांट बी फाउंड। एंड 86 में ड्रॉई ने क्या किया, क्वालिफाइड क्या करी, एक्सेप्टेंस। देन 93 में बच्चों हमने बड़ा सिंपल पढ़ा, नोटिस कौन देगा एंड टू हुम। तो ये हर जगह सेम ही आंसर आएगा, ऑब्वियसली होल्डर देगा नोटिस क्योंकि डिसऑनर उसके यहां हुआ है। किसको देगा, नॉर्मली तो आप कह लीजिए प्रायर पार्टी, या यूं भी कह सकते हैं एनी पार्टी whom he wants to make liable। और 94 जो सेक्शन है उसमें काफ़ी कुछ नोटिस के बारे में और आ जाता है कि आपका एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर वगैरह ये भी नोटिस दे ले सकते हैं। और इसमें 94 में मेन आता मोड्स ऑफ नोटिस। तो यहाँ हमने पढ़ा था ओरल भी हो सकता है, पोस्ट से भी हो सकता है, और पोस्ट पहुंचे या ना पहुंचे, मिस कैरेज अगर उसका हो जाए तभी हम कहते हैं जो नोटिस है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और 94 में ये भी आती है बात कि भाई रीजनेबल टाइम में आपने नोटिस देना है, और कहाँ नोटिस देंगे, तो प्लेस की भी बात आती है जहां कैरीज ऑन बिजनेस और रिजाइड्स। देयर आफ्टर 95 में आपकी एक ड्यूटी आती है टू ट्रांसमिट, जिसका मतलब है आगे से आगे आप उसे क्या करते जाइए, आप उसे फॉरवर्ड करते जाइए। और 96 में आता है अगर आप नोटिस देते हैं एजेंट को
तो भाई उसको भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए जैसे कि वो कोई होल्डर हो, और उसने आगे नोटिस किसको देना होता है, प्रिंसिपल को, तो वही टाइम मिलना चाहिए। और फिर इसमें आगे बात ही प्रिंसिपल को भी टाइम फर्दर लाइक पीरियड का मिलना ही चाहिए। तो मतलब कहने का हो गया कि एजेंट को भी एक टाइम से रिलेटेड एक सेपरेट पर्सन ही लेके चले, नॉर्मल जिनको जो टाइम मिलता है उसको भी वही मिले। देन आपने नोटिस दे दिया टू डेड पर्सन, क्या ये वैलिड होगा? जी वैलिड होगा अगर डेथ का पता नहीं है, वैलिड इफ इग्नोरेंट ऑफ डेथ। तो डेथ का पता नहीं है तो ये वैलिड ही होगा। और 98 अच्छा है, कब आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस नॉट नेसेसरी। तो इसमें कई सिचुएशन हमने पढ़ी कि जब जिसको नोटिस देना है उसने ही क्या किया, डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब है वेव कर दिया अपना राइट, जिसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, या जिसको नोटिस देना है उसको ऐसा कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, या काउंटर मैंडेड पेमेंट, वो स्टॉप पेमेंट वगैरह करा दिए तो सबको वैसे ही पता है। एक्सीडेंटल ओमिशन भी आ सकता है इसमें कि हालात ऐसे हैं कि हम नोटिस दे ही नहीं पाए। ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, सेम पर्सन है। या जैसे चेक वगैरह के केस में लेके चलें, आपको मालूम है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो पता ही है आपको, और जिसको चेक दिया उसको पैसे नहीं मिले उसको भी पता है और बैंक को भी पता है। तो यहाँ के चैप्टर नंबर 8 होता है फिनिश, एंड चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं तो हमें नज़र आता है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। तो इसको मैं कहता हूँ आप ज़्यादा नहीं भी सेक्शन वाइज जाना है तो इजी चल सकते हैं। सेक्शन 99 से 100, तो मेन है नोटिंग आ जाता है 99 में, और प्रोटेस्ट में अगर आप कहें 100 से लेके 104 रादर 104A तक। और अगर मैं 104 की पहले बात कहूँ, ये हमने पढ़ा था फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के केस में प्रोटेस्ट क्या होता है, कंपल्सरी। तो बेसिकली दोनों में है ही क्या, दोनों में अगर हम देखते हैं तो भाई साहब एक फैक्ट ऑफ डिसऑनर है और उसको आप क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। और प्रोटेस्ट में वो थोड़ा फॉर्मल नेचर का हो जाता है, उसमें आपको क्या मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। नेचुरल है, ये सारे काम आप कहाँ से करवाते हैं, नोटरी पब्लिक से, जो कि लाइसेंस्ड एडवोकेट है जो सर्टिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा ये डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, ये कोर्ट में एक बहुत अच्छा आपके लिए क्या बनते हैं, एक एविडेंस बनता है कि हाँ जी डिसऑनर हो गया और हमने इंस्ट्रूमेंट क्या किया था, पेश किया था। और ये काम करवाएगा कौन, बाय होल्डर ही करवाएगा। और ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगते हैं, चार्जेस तो लगेंगे ही, और अल्टीमेटली जो पार्टी लायबल है उससे आप चार्जेस वो निकलवा भी नेचुरल है उसी से लेंगे। इसमें एक खूबसूरत चीज़ आती है, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। यहाँ क्या होता है कि अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है इंस्ट्रूमेंट की, तो बिफोर मैच्योरिटी एज ए होल्डर आपको पता चलता है जो एक्सेप्टर है या तो वो हो गया जी इंसॉल्वेंट, या फिर उसका जो क्रेडिट है, उसकी जो मार्केट में रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी जो है, पब्लिकली इम्पीच, मतलब लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, डिफॉल्टर टाइप आदमी ये हो गया है। तो इसलिए आप एज ए होल्डर अप्लाई कर सकते हो नोटरी पब्लिक के पास कि जनाब मुझे क्या दिलवाई जाए, एक बेटर सिक्योरिटी दिलवाई जाए। तो उसके लिए यू कैन टेक दिस सर्टिफिकेट फॉर प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। तो बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर 10 ये आता है रीजनेबल टाइम के ऊपर, और इसको भी आप ये 99 से यहाँ 104 देखिए नीचे लिख दिया था, यहाँ 100 लिखा रह गया क्योंकि प्रोटेस्ट मेनली 100 में है।
तो रीजनेबल टाइम के ऊपर 3 सेक्शन है 105 से 7 तक। तो 105 सिंपली ये कहता है रीजनेबल टाइम में आप एक्सक्लूड कर दो पब्लिक हॉलीडे, वो रीजनेबल टाइम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड 106 कहता है, हमने क्योंकि नोटिस ऑफ डिसऑनर में कहा था एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, तो रीजनेबल टाइम जब आप देते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर तो वो रीजनेबल टाइम क्या होगा। तो अगर मैं इसे अच्छे से आपको बताऊं तो देखो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। 2 सिचुएशन ये है, नोटिस देना तो होल्डर ने है और देना किसको है, ऑब्वियसली जिस पार्टी को आप लाबल करवाना चाहते हैं या प्रायर पार्टी कह लीजिए। कहते इफ होल्डर एंड पार्टी टू whom नोटिस टू बी गिवन, जिसको आप नोटिस देना चाहते हैं। तो इसमें 2 सिचुएशन है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस और रेजिडेंस कह लीजिए कहाँ है, एट डिफरेंट प्लेसेस है, अलग अलग जगह पे ये रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, एट डिफरेंट प्लेसेस। या फिर सेकंड सिचुएशन क्या है, एक ही जगह पे है। तो अलग अलग अगर जगह पे है तो रीजनेबल टाइम क्या होगा नोटिस ऑफ डिसऑनर का, तो कहता है रीजनेबल टाइम होगा इफ डिस्पैच्ड, नोटिस आपको भेजना है तो उसके लिए वर्ड क्या आ गया, रीजनेबल टाइम होगा अगर आपने डिस्पैच कर दिया है नोटिस, कब कर दिया है, बाय नेक्स्ट पोस्ट, मतलब जो भी उसके बाद जैसे नोटिस ऑफ डिसऑनर आप देना चाहते हैं उसके बाद जो भी पोस्टल, जो भी नेक्स्ट टाइम है, जैसे ट्रेन का बस का टाइम होता है तो कहता है जो भी पोस्टल टाइम है, और ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डिसऑनर, जिस दिन डिसऑनर हुआ उसके अगला दिन। और अगर वो दोनों के दोनों सेम जगह पे रह रहे हैं तो रीजनेबल टाइम कब होगा, इफ डिस्पैच्ड, अगर आपने नोटिस भेज दिया है, और ये कब भेजा है, यूं कह लीजिए इन टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, मतलब जहां भेजना था आपने इन टाइम भेज दिया ताकि वो इस दिन मिल जाए, किस दिन मिल जाए, ऑन द डे नेक्स्ट आफ्टर द डे ऑफ डिसऑनर। तो यहां दरअसल सेम जगह अगर आप रहते हो तो यहां मेन बात होती है कि पहुंच जाना चाहिए, कब पहुंच जाना चाहिए, जिस दिन डिसऑनर हो गया उसके अगले दिन। जबकि आप अलग अलग जगह रह रहे तो हम कह रहे हैं जिस दिन डिसऑनर हो गया उसके अगले दिन भेज दो, पहुंचने की बात नहीं हुई, दैट इज द मेन डिफरेंस। एंड 107 कहता है रीजनेबल टाइम अगर आपने क्या करना है, नोटिस ऑफ डिसऑनर ट्रांसमिट करना है, वो फॉरवर्ड, आगे से आगे, तो कह लीजिए इसका आंसर क्या है, सेम एज 106, सेम वही रहेगा ट्रांसमिट वाले पे भी। तो ये छोटा सा चैप्टर नंबर 10 यहां समाप्त होता है। एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है बच्चों, और इसमें आती हैं 3 चीजें। तो एक है एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट। तो एक्सेप्टेंस तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होगी, पेमेंट हर जगह होगी, लेकिन मेन चीज है यहां फॉर ऑनर। तो इसका मतलब है कोई थर्ड पार्टी आपका मान सम्मान रखते हुए एक्सेप्ट कर रही है या पेमेंट कर रही है। साथ में इस चैप्टर में एक चीज और आती है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो यहां अगर आपने सेक्शंस को इजी वे में लेके चलना है तो आप सिंपल ये लेके चल सकते हैं, जो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर है ये वाला हिस्सा, इसको आप ले लीजिए सेक्शन 108 से 112 तक, एंड पेमेंट फॉर ऑनर वाले हिस्से को आप ले लीजिए 113 एंड 114, एंड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड
115 एंड 116 की इंडिविजुअली सेक्शन के झंझट में अगर ना डलें तो मीनिंग आप सबको पता होगा, ऑनर का मतलब ये हो गया कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर रही है या पेमेंट कर रही है। तो भाई अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एज ए स्ट्रेंजर कर रहे हैं, एक्सेप्ट किया, लायबिलिटी तो आपकी बनेगी। आप एक्सेप्ट जब कर रहे हैं तो नेचुरल है साइन तो करोगे, तो इसलिए हम कहते हैं राइटिंग में करोगे आप। और किसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हो? जिसके लिए, कोई जरूरी नहीं है ड्रॉर हो, कोई और भी आदमी हो सकता है जैसे इंडोर्सर, तो उसका नाम आप क्या करें, आप मेंशन करें। लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करेंगे नाम, तो हम परज्यूम करेंगे ये आपने एक्सेप्ट किया है किसके लिए, ड्रॉर के लिए किया है। और आपकी लायबिलिटी तो है, ऑब्लिगेशन तो है, आपको पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। एंड देन पेमेंट फॉर ऑनर, सेम आंसर आ गया, नो डाउट। बस यहाँ पे आपका एक राइट नेचुरल है, किसी की ऑनर में आपने पेमेंट करी है तो आपका राइट क्रिएट होता है कि आप उससे पैसे की क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या हो गया, ये एक एडिशनल ड्रॉई है जिसका नाम ड्रॉर ने लिख दिया, क्योंकि उसे शायद डाउट था कि जो मेन ड्रॉई है मे बी वो क्या ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो जस्ट आपने उसका क्या किया, नाम लिख दिया। तो यहां पे 116 ये कहता है, तो जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है ना, वो एक्सेप्टेंस भी करेगा एंड पेमेंट भी करेगा। तो प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब हो गया वही नोटिंग करवाना विदाउट प्रोटेस्ट, कि अगर मेन ड्रॉई ने एक्सेप्ट या पेमेंट नहीं करी तो ऑब्वियसली आप एडिशनल ड्रॉई हो, यू हैव टू मेक द पेमेंट्स। चैप्टर नंबर 12 आता है बेटा, ये आता है आपका कॉम्पनसेशन के रूल्स के ऊपर। देखो जी, सीधी सी बात है, एक ही सेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, और दिस इज सेक्शन 117। कॉम्पनसेशन रूल्स किस बात के, तो एज आई सेड, सीधी सी बात, भाई डिसऑनर हुआ है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ है, तो अगले को पैसे तो मिलने ही चाहिए, पैसों के साथ सीधी सी बात है उसके जितने जो चार्जेस हैं वो भी मिलने चाहिए, जो डिले हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलना चाहिए। तो बस सिंपल कॉम्पनसेशन रूल्स। देन चैप्टर नंबर 13 बच्चों, ये है रूल्स ऑफ एविडेंस के ऊपर। तो यहां हमने कुछ प्रिजम्पशंस ली थी, उसी के ऊपर आएगा ये 118 से लेके 122 तक। तो 118 एंड 19 में याद कीजिए, यहां हम कुछ प्रिजम्पशन लेते थे। प्रिजम्पशन का मतलब है पहले से ही कोई चीज मान के चल रहे हैं लोग। यहां पे भी प्रिजम्पशन है, यहां प्रिजम्पशन किस चीज से रिलेटेड है और यहां किस चीज से रिलेटेड है। यहां प्रिजम्पशन है एज टू प्रोटेस्ट, वही डिसऑनर पे। और 118 में प्रिजम्पशन कई चीजों से रिलेटेड है। हम हमेशा मान के चलते हैं कि कॉन्सिडरेशन तो पक्का है इन फेवर ऑफ होल्डर, जो डेट्स लिखी हैं वो भी सही लिखी हैं ट्रांसफर वगैरह की, जो ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट है भाई वो भी जो जिसमें वो अपीयर कर रहा है वही होगा। प्लस इसमें हम कहते हैं एवरी होल्डर इज एचडीसी, हम उसे मान के चलेंगे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और प्रिजम्पशन एज टू प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, अगर आपने प्रोटेस्ट करवाया है तो नेचुरल है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होता है। तो कोर्ट हमेशा मान के ये चलता है कि भाई अगर प्रोटेस्ट है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ। दैट इज 119 एंड 120, 121, 122 अगर आप रिकॉल करें, ये तीनों स्टॉपल पे वर्क किया करते थे। स्टॉपल मतलब टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट, तो इसलिए वो एविडेंस है, एचडीसी की फेवर में होते थे। 120 पे स्टॉपल किसके अगेंस्ट लगता था, ये कह लीजिए मोटा मोटा कहें तो पार्टी जो क्या है प्राइमरी लायबल है, वो आप तीनों इंस्ट्रूमेंट में तो जानते हो। साथ में वैसे 120 में ड्रॉर के ऊपर भी था, और ये अगेंस्ट था प्रोमिसरी नोट में मेकर प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर के अगेंस्ट। और 122 स्टॉपर लगाता है एंडोर्सर के अगेंस्ट। अब रीजंस क्या है,
रीजंस भाई यहाँ 120 में ही था, ये डिनाई कर रहे थे ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। और 121 में इनके खिलाफ क्यों लगा डिनाइंग, ये डिनाई कर रहे थे कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्स। तो देखिए अगर आप पेई हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो हर कोई इंडोर्स कर सकता है, और हमने 26 में पढ़ा माइनर भी कर सकता है, तो कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ये बंदा क्या कर रहा है, डिनाइंग सिग्नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। तो भाई साहब आप इंडोर्सर हैं, आपने इंडोर्समेंट करी है, तो पुराने प्रायर पार्टीज वाली चीजें हमें क्यों सुना रहे हो। अगर डिसऑनर हो गया एज ए इंडोर्सर आप क्या हैं, लायबल हैं, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो इसके बाद बच्चों अब मोटा मोटा आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 14 ऑनवर्ड यूं कह लीजिए कि चेक्स के ऊपर गेम है सारी। तो चैप्टर नंबर 14 और 14 आता है क्रॉस्ड चेक के ऊपर। तो क्रॉस चेक के ऊपर तो ये आता है जी 123 से लेकर के 131 ए तक, जो बैंक ड्राफ्ट के ऊपर था। अगर बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो भाई 85 ए सेक्शन एक बनता है, ये था बैंक ड्राफ्ट के ऊपर। ये ए वाले मुझसे स्किप हो जाते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता था, इट्स एन ऑर्डर ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ बैंक ओवर द अनदर ब्रांच। तो सेम ही बैंक है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के लिए। सो बच्चों 123 4 5 तो ये थे जी इसके सेक्शंस। तो 123 आपको याद हो जर्नल क्रॉसिंग, और उसमें मस्ट कंडीशन क्या होती थी, 2 ट्रांसफर लाइंस। और 124 में आता था स्पेशल क्रॉसिंग, और इसमें क्या ज़रूरी होती थी, कलेक्टिंग बैंक का नाम पक्का आपको लिखना होगा। 125 में क्रॉसिंग कौन कर सकता है, भाई कोई भी करे। तो डैट मीन्स चेक इशू होने के बाद भी क्रॉसिंग हो सकती है आफ्टरवर्ड्स। 126 में पेमेंट कहाँ से मिलेगी आपको, भाई क्लियर है, पेमेंट मिलेगी थ्रू कलेक्टिंग बैंक। और स्पेशल क्रॉसिंग है तो स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक से मिलेगा। और 127 यहाँ क्या किया आपने, जो स्पेशल क्रॉसिंग थी वो कर दी मोर देन वंस। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं आप, इनवैलिड है और पेइंग बैंकर पैसे देने से मना कर देगा। लेकिन हमने यहाँ एक्सेप्शन पढ़ा था, अगर ये वैलिड है, अगर ये की गई है फॉर एजेंट टू कलेक्ट, तो स्पीडी कलेक्शन के लिए, तो हम कर सकते हैं। 128 में था इसे आप यूं कह सकते हैं प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर है। अगर आपने पीडीसी किया, या पीडीसी को आप पूरा लिख लीजिए, इफ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर आपने ड्यू कोर्स में पेमेंट करी है तो आपको प्रोटेक्शन है, इवन इफ चाहे इवन इफ पेमेंट नॉट मेड टू ट्रू ऑनर। तो जैसे राहुल था और कोई और राहुल पैसे ले गया, तो हम क्या करें, हमें तो राहुल ही पढ़ना है नाम। 129 में था नो प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर इफ पेमेंट जो आपने करी आउट ऑफ ड्यू कोर्स करी। जैसे 2 उदाहरण आप देख सकते हैं कि क्रॉस चेक था, पेमेंट काउंटर पे कर दी, स्पेशल क्रॉसिंग थी और आपने किसी भी कलेक्टिंग बैंक को पेमेंट कर दी, तो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो गई। 130 में याद हो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग थी, तो हमने इसमें कहा था जो टाइटल है वो ट्रांसफरी का सेम रहेगा
एज दैट ऑफ ट्रांसफरर। तो अगर उसमें ट्रांसफरर के टाइटल में डिफेक्ट्स हैं तो इसको भी डिफेक्ट्स ही मिलेंगे। 131 में यहां प्रोटेक्शन थी कलेक्टिंग बैंक को 3, अगर वो पेमेंट करता है किसमें, इन ड्यू कोर्स, नो नेग्लिजेंस, गुड फेथ, ये वो, तो कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन थी। बट यहाँ हमने एक फेमस केस जरूर किया था, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी। 131A में था कि जो बैंक ड्राफ्ट के ऊपर सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं वो लगेंगी किसकी, क्रॉस्ड चेक वाली लगेंगी। तो बच्चों इतना लिखते लिखते मेरे अंगूठे की हालत देखो तो पूरा का पूरा दब गया, समझ में नहीं आ रहा हड्डी बची भी है या नहीं। सो ये लिख के पढ़ाना अगर आप समझो तो बहुत मेहनत वाली चीज़ है। तो बच्चों यहाँ चैप्टर होता है 14। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, नेचुरल है, और ये था 2 सेक्शनों का चैप्टर, बिल इन सेट्स। तो ये आज के दिन तो इतनी रेलिवेंस बचती नहीं है, 132 एंड 133। तो हम कहते थे बिल इन सेट्स क्या होता है भाई, सिक्योरिटी के लिए हम इसको बिल को ड्रॉ कर देते हैं पार्ट्स में। जनरली हमने कहा था 3 पार्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जब भेजते हैं, और हर एक पार्ट एक दूसरे पार्ट से रिलेटेड एक रेफरेंस लेके चलता है, और जो एक्सेप्टेंस है वो ईच पार्ट पे नहीं चाहिए होती, अगर कर लेंगे तो हम उनको डिफरेंट बिल मान सकते हैं। और हमने 133 में कहा था हु अक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट, जिसको पहला हिस्सा मिला, टू गेट अदर्स एज वेल, तो उसका टाइटल बाकियों पे भी होगा। चैप्टर नंबर 16 ये नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, तो ये हमारे कोर्स में नहीं रहा बच्चों, तो ये हम नहीं करेंगे। दैट इज 134 से लेते हुए 137। नाउ वी मूव टू द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन चेक्स के ऊपर है, चैप्टर नंबर नेचुरल है, ये आ गया आपका 17th चैप्टर, और ये है चेक के ऊपर डिसऑनर होने से पेनल्टी, कोर्ट केस एटसेट्रा। तो यहां पे फेमस सेक्शन 138, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ 143A वो मत भूलिए, ये तो बताई बहुत इंपॉर्टेंट। 44, 45, 46 एंड 148 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो 138 अगर रिकॉल करें तो हम 138 वेरी इंपॉर्टेंट वन किस पे पढ़ते थे कि जो लायबिलिटी है डिसऑनर पे वो सिर्फ एंड सिर्फ ड्रॉर की होगी, और एक केस किया था हमने इसके ऊपर, मुल्ला फिरोज वर्सेस सोमाया जुलू, मुल्ला फिरोज वर्सेस सोमाया जुलू, सिर्फ ड्रॉर की होगी, तो आप आगे दे देते हैं चेक, आप लायबल फॉर डेट हैं लेकिन डिसऑनर ऑफ चेक के लिए नहीं है। तो 138 में हम ये पढ़ते हैं कि जो आपकी पेनल्टी होगी वो होगी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2 साल की जेल हो सकती है, और जो फाइन है वो डबल हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चेक, और लिख रहे हैं तो नेचुरल अगला हिस्सा क्या आ गया, और बोथ। लेकिन याद करो हमने इसके अंदर बच्चों पढ़ा था 5 कंडीशंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ड्रॉर को लायबल करवाने के लिए। एक हमने कहा था भाई साहब होनी चाहिए कंसिडरेशन इज मस्ट। नंबर 2 वजह क्या होनी चाहिए, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, उसके अंदर ले लिए थे हमने 3 चीजें, स्टॉप पेमेंट, क्लोजर एंड रॉन्ग सिग्नेचर। तीसरा आपने प्रेजेंटेशन करनी है वैलिडिटी पीरियड में, और वो होता है 3 महीने, कैन बी प्रेजेंटेड अगेन एंड अगेन बट कोज ऑफ एक्शन अराइजेस फॉर वन ऑफेंस। एक केस किया था सदानंद भादरन वर्सेस माधवन सुनील कुमार।
देन हमने चौथी कंडीशन ये पढ़ी थी कि भाई आप क्या कीजिए, ड्रॉर को नोटिस दे दीजिए और वो कितने दिन में दे दीजिए, 30 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन आपको बैंक से डिसऑनर का नोटिस प्राप्त हो गया। और पांचवा पॉइंट था कि फेलियर है, ड्रॉर के द्वारा फेलियर है कि नोटिस मिलने के 15 दिन हो गए हैं और उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो हम कोर्ट में उसके खिलाफ जाएंगे एंड कार्रवाई करेंगे। तो 139 में हम पढ़ते हैं कॉन्सिडरेशन जो है बिल्कुल 118 की तरह प्रज्यूम्ड, हम मान के चलते हैं कि कॉन्सिडरेशन प्रज्यूम्ड है किसकी फेवर में, इन फेवर ऑफ होल्डर, तो उसके फेवर में हम प्रज्यूम करते हैं। एंड 140 में हम क्या कहते हैं, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है किसके लिए, टू ड्रॉर टू बिलीव दैट द चेक विल डिसऑनर, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। 141 था अगर ऑफेंस किया है कंपनीज ने, तो हमने कहा था यहाँ सिर्फ कंपनी नहीं, बॉडी कॉरपोरेट भी है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी है, फर्म वगैरह भी है, तो हमने कहा था दोनों की लायबिलिटी हो जाएगी, बोथ ये कंपनी एंड पर्सन्स इंचार्ज। तो इंचार्ज कोई भी हो सकता है, कंपनी के केस में डायरेक्टर होते हैं, फर्म में पार्टनर, एओआई में मेंबर वगैरह, बट हमने कहा था ये पर्सन्स इंचार्ज बच सकते हैं। दो डिफेंसेस हमने कहे थे कि अगर कोर्ट में ये साबित करें कि विदाउट इनकी क्या है, नॉलेज है, एंड नंबर 2 था दे एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब केयर। यहाँ पे एक खूबसूरत चीज़ और थी, वो ये था कि एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी था, और ये एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी मिलता है नॉमिनी डायरेक्टर्स, किसके, सरकार के, नॉमिनी डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या थी, जॉइंट एंड सेवरल थी। 142 में दो सबसेक्शन आते हैं, 1 एंड 2। तो 1 में हम बात करते हैं कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस, जिसका मतलब है कौन सी कोर्ट में केस चलेगा, एंड ज्यूरिस्डिक्शन कौन से एरिया की। तो हमने कहा था जो पावर ऑफ कोर्ट है वो होगी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और आपने 1 महीने के भीतर भीतर केस फाइल करना है जिस दिन ड्रॉर के 15 दिन खत्म हो गए। प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है यहाँ पे ऑन सफिशिएंट कॉज बाय द कोर्ट, कंप्लेंट राइटिंग में जाएगी। ज्यूरिस्डिक्शन में 2 बातें थी, क्या चेक क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड चेक है। तो अगर क्रॉस चेक है तो केस कहाँ होगा, वेयर जो पेई है और उसका क्या है, कलेक्टिंग बैंक है, और उसकी कलेक्टिंग बैंक की ब्रांच जहां पे वो मेंटेन कर रहा है अपना अकाउंट। और अनक्रॉस चेक है तो जहां पे ड्रॉर, तो नेचुरल है ड्रॉर का कौन है, पेइंग बैंक, उसकी ब्रांच जहां वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है। 143 में हम पढ़ते हैं समरी ट्रायल। तो इसका मतलब था फटाफट कोर्ट का निर्णय आएगा, डिस्पोज्ड एडवांस, डेली कार्रवाई चलेगी मैक्सिमम 6 महीने में, लेकिन और वही एमएम और जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ केस चलेगा। और इसमें लेकिन एक कंडीशन ये थी कि मैक्सिमम जो है वो जेल हो सकती है 1 साल, एंड फाइन जो लग सकता है 5,000। अगर इससे ज़्यादा करना है तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कोर्ट को, और दोबारा से केस चलाना पड़ेगा, रीहेयर करना पड़ेगा, गवाह दोबारा बुलाने पड़ेंगे। 143 में हमने पढ़ा था कि कोर्ट की पावर है इंटरिम कॉम्पनसेशन देने के लिए, वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं। नेचुरल है ये कॉम्पनसेशन कौन देगा, तो क्लियर है कि ड्रॉर ही ये पैसे देगा क्योंकि उसका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया है। और ये कॉम्पनसेशन हो सकता है मैक्सिमम 20% चेक के अमाउंट का हो सकता है, और ये पैसे डायरेक्शन आने के 60 डेज और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, आप पैसे देंगे और ये पैसे आपसे रिकवर करवाए जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी बेचते हुए भी। लेकिन अगर आपका इक्विटल हो गया, जिसका मतलब है आप बाइज्जत बरी हो गए, तो आपका ये पैसा हम रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे, और इसमें भी समय वही रहेगा 60 + 30 डेज, प्लस
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे, और ये कौन सा होगा, जो आरबीआई ने पब्लिश किया है एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। सो गाइस 144, देखिए कोर्ट में केस चल रहा है तो समन्स आएंगे कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट समन्स तो भेजेगी आपको, तो आने दीजिए। 145 में जब कोर्ट में केस चलेगा तो एविडेंस जो है वो ऑन एफिडेविट मींस एफिडेविट साइन करवाए जाएंगे, जो कि एक स्टैम्प पेपर पे होंगे। और 146 में, अच्छा यहाँ 147 बीच में लिखा नहीं हुआ, 146 में क्या था, ये जो बैंक में जब आप जाते हैं तो इसकी जो स्लिप आप भरते हैं तो ये एक एविडेंस है। एंड 147 में ये था कंपाउंडिंग, जिसका मतलब था कि आपने पैसे भर दिए, फाइन भर के इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन, केस खत्म कर दिया कि कार्रवाई ना हो, मुझसे पैसे ले लो एंड बात खत्म। 148 क्या है, ये पावर है कोर्ट की, पेंडिंग अपील है, आप अपील में चले गए ऑन कन्विक्शन, मतलब ड्रॉर के खिलाफ डिसीजन आ चुका है और वो दोषी पाया गया है, तो कन्विक्शन नेचुरल है, किसने किया है, ट्रायल कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने, उसने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो इस दौरान अपीलेट जो कोर्ट है जहां आपने अपील की है, तो बच्चों उसकी पावर है, वो क्या दे सकती है, एक ऑर्डर दे सकती है कि आप डिपॉजिट करवाओ कोर्ट के पास पैसे कितने, जो ट्रायल कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया था 138 सेक्शन में, और उसका कम से कम कितना, मिनिमम 20%, और ये इन एडिशन टू होगा जो 143A में क्या था, इंटरिम कॉम्पनसेशन था। और आपको ये डिपॉजिट सेम 143A की तरह 60 + 30 डेज के एक्सटेंशन में करवाने पड़ेंगे। और कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि ये पैसा रिलीज कर दिया जाए कंप्लेनेंट को, एंड इन केस अगर एक्विटल हो जाता है ड्रॉर का, तो ये पैसे उसको वापस भी मिल जाएंगे, वही 60 + 30 डेज में, साथ में उसको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 143A में था, जो आरबीआई ने पब्लिश किया एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, वो भी मिल जाएगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स, फ्रॉम माई साइड दिस फास्ट रिविजन कम्स टू एन एंड। आई होप सो ये आपके लिए हैंडी रही हो। और देखिए मैंने लिख के अपनी तरफ से लगभग 2 पेज कह लीजिए, कुछ ना कुछ खुला भी जगह छोड़ दी थी, तो उतने में आपको सारे सेक्शन लगभग पॉइंट कवर करने की कोशिश करी। बट ये फास्ट रिवीजन है, इसका यूटिलिटी तभी निकलता है अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार एंड धन्यवाद।